हेलो फ्रेंड्स। तो जो आज की जो क्लास है हमारी, वो क्लास है वो होने वाली है ईडीएम फ्रेजेस की सीपीओ में पूछी हुई पीवाईक्यू क्वेश्चंस की जो क्लास है वो। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ईडीएम फ्रेजेस और इसका सीपीओ में पूछे हुए क्वेश्चंस, जिसका पार्ट वन है। तो इसमें 25 क्वेश्चन देखेंगे कि जो सीपीओ में पूछे गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी जो क्लास है उसको। तो जो ये हमारे क्वेश्चन है यहाँ पे जो शो कर रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन सीपीओ में पूछे गए हैं। ये हमारे क्वेश्चंस है। तो हमारा पैटर्न तो आप जानते हो कि कैसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, ओ कैसे हमें जो क्वेश्चंस है उनको तैयार करना है। तो जो हमारा गोल है वो ये है कि हमें बेसिक वो पीवाईक्यू प्लस प्रिपरेशन, कि पीवाईक्यू से तो एनालिसिस हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उनसे हमें ये पता लग जाएगा और उनको याद करने से कुछ क्वेश्चंस की हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। पीवाई के पूरे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन उनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो हम इनको एक बार इनका एनालिसिस देख लेते हैं, प्लस में याद कर लेते हैं। तो जो हमारा पैटर्न है वो ये है कि पहले हम जो है सॉल्यूशंस को याद करते हैं, या जो ईडीएम्स हैं उनको याद करते हैं। फिर उसके बाद में उनकी क्वेश्चंस देखते हैं कि उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ रखा है, या किस टाइप के क्वेश्चंस उनमें से पूछे हुए हैं। तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस है, जो कि 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो अब इनका देखते हैं सॉल्यूशन के, इनके सॉल्यूशंस क्या क्या है। तो जो हमारे 25 क्वेश्चंस है, तो उनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बाय लीप एंड बाउंड्स। तो जो हमारा पैटर्न है जो न्यू स्टूडेंट है वो हमारा पैटर्न नहीं जानते, बाकी जो ओल्ड स्टूडेंट्स है वो तो हमारा पैटर्न जानते हैं कि हम 5 टाइम रिपीटेशन करते हैं एक ईडीएम का। 5 टाइम रिपीटेशन, कि जिससे कि वो हमें याद हो जाए। क्योंकि आज का जो टेक्नोलॉजी का टाइम है वो, आज का जो टाइम है स्टूडेंट्स के लिए, उसमें क्या है कि उनको एक बार याद करवाने से तो उनका कुछ भी फर्क भी नहीं पड़ता, उनके कुछ याद नहीं रहता। क्योंकि वो, जैसे हम मान लो कि 1 घंटा पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटे में हमने कुछ कंटेंट देखा, तो उस कंटेंट से रिलेटेड वो बाकी टाइम वो जो 1 घंटा देखते हो उसमें कम से कम बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स वगैरह देख चुके होते हैं आज के टाइम में। जैसे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, स्नैपचैट पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उन सब पे वो सभी के शॉर्ट्स देख के उनकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा वो हो चुकी है, ख़राब लोगों की। तो इसलिए जो मैं ये पैटर्न है मेरा, तो इसमें ये देखता हूँ कि पहले रिपीटेशन करवाता हूँ 5 टाइम की, उनके माइंड में कुछ तो जाएगा 5 टाइम रिपीटेशन से। तो जो ये हमारी क्लास है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग क्या है? तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग है रैपिडली। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स है, इसका मीनिंग क्या है? तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग है रैपिडली। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग क्या है? बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग है रैपिडली। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग क्या है? बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग है रैपिडली। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग है रैपिडली। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग है रैपिडली। तो जो हमारा फर्स्ट इडियम है वो है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो जिसका मीनिंग है रैपिडली। तो अब देखते हैं जो हमारा सेकंड इडियम है वो है ह्यूमन
सर्विसेज, यानी जो एक्सेलेंट वर्क डन बाय समवन, या जो ह्यूमन सर्विसेज का मीनिंग होता है कि एक्सट्रीमली गुड वर्क है या एक्सट्रीम एक्सेलेंट वर्क डन। तो जो ह्यूमन सर्विसेज है उसका मीनिंग है एक्सेलेंट वर्क डन। ह्यूमन सर्विसेज का 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 मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है एक्सेलेंट वर्क डन। तो हम अभी तो इनको याद कर लेते हैं, इसके बाद में हम देखेंगे कि जो कौन कौन से क्वेश्चंस है या किस टाइप से इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो हमारा थर्ड ईडियम है वो है स्केटिंग ऑन थिन आइस। स्केटिंग ऑन थिन आइस का मीनिंग है कि डूइंग समथिंग रिस्की। तो जो हमारा ईडीएम है वो है स्केटिंग ऑन थिन आइस। तो जो ईडीएम है हमारा स्केटिंग ऑन थिन आइस, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है डूइंग समथिंग रिस्की। तो स्केटिंग ऑन थिन आइस है, इसका मीनिंग क्या है? तो स्केटिंग ऑन थिन आइस का मीनिंग है डूइंग समथिंग रिस्की। तो स्केटिंग ऑन थिन आइस का मीनिंग क्या हो गया? स्केटिंग ऑन थिन आइस का मीनिंग है डूइंग समथिंग रिस्की। स्केटिंग ऑन थिन आइस का मीनिंग क्या हो गया? डूइंग समथिंग रिस्की। स्केटिंग ऑन थिन आइस का मीनिंग क्या हो गया? डूइंग समथिंग ऑन रिस्की। स्केटिंग ऑन आइस का मीनिंग क्या हो गया? स्केटिंग ऑन थिन आइस, यानी जो पतली आइस है उस पर स्केटिंग करना। तो उसका मीनिंग हो गया कि कोई रिस्की काम करना। अब जो हमारा नेक्स्ट ईडियम है वो है बी इन सेवंथ हेवन, यानी सेवंथ हेवन, हेवन को जो हिंदी में वो स्वर्ग बोलते हैं कि कोई अब स्वर्ग, वो सातवें स्वर्ग में हो। तो बी इन सेवंथ हेवन का मीनिंग हो गया कि अगर मान लो कोई स्वर्ग में है तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी होगा। तो टू बी इन स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, यानी नॉर्मल अगर हेवन में होता तो वो हैप्पी होता, लेकिन वो सेवंथ हेवन में है यानी बहुत ज्यादा खुशी में है। तो जो उसका मीनिंग है वो है हो गया एक्सट्रीम हैप्पीनेस। टू बी इन स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो बी इन सेवंथ हेवन का मीनिंग हो गया टू बी इन स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। बी इन सेवंथ हेवन यानी सातवें स्वर्ग में होना, इसका मीनिंग हो गया एक्सट्रीम हैप्पी। तो बी इन सेवंथ हेवन का मीनिंग हो गया टू बी इन स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। बी इन सेवंथ हेवन का मीनिंग हो गया टू बी इन स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। बी इन सेवंथ हेवन का मीनिंग हो गया टू बी इन स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो अब देखिए कि हमारा नेक्स्ट ईडीएम क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट ईडीएम है वो है बी इन ए टाइट कॉर्नर। बी इन ए टाइट कॉर्नर, तो आपको इसके मीनिंग से ही समझ में आ रहा होगा कि कोई बंदा किसी दिक्कत में है या किसी परेशानी में है। तो बी इन ए टाइट कॉर्नर यानी किसी का वो कि कोई है जो टाइट कॉर्नर में है। तो बी इन टाइट कॉर्नर का मीनिंग है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो बी इन ए टाइट कॉर्नर का मीनिंग क्या हो गया? इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। बी इन ए टाइट कॉर्नर का मीनिंग क्या हो गया? बी इन ए टाइट कॉर्नर का मीनिंग हो गया इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। बी इन ए टाइट कॉर्नर का मीनिंग क्या हो गया? बी इन ए टाइट कॉर्नर का मीनिंग हो गया इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। बी इन ए टाइट कॉर्नर का मीनिंग क्या हो गया? बी इन ए टाइट कॉर्नर का मीनिंग हो गया इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। बी इन ए टाइट कॉर्नर का मीनिंग हो गया इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। बी इन ए टाइट कॉर्नर का मीनिंग हो गया इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो अब जो हमारा नेक्स्ट ईडीएम है उसको देखें तो वो है एट द ड्रॉप ऑफ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मीनिंग होगा इमीडिएटली। एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मीनिंग क्या होगा? एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मीनिंग होगा इमीडिएटली। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ हैट इसका मीनिंग होगा इमीडिएटली। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मीनिंग होगा इमीडिएटली। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मीनिंग होगा इमीडिएटली। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मीनिंग होगा इमीडिएटली। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मीनिंग होगा इमीडिएटली। तो जो ये ईडीएम है ये थोड़ा ऐसे ईडीएम है कि ये इजीली याद नहीं रह सकता।
तो इसको थोड़ा डीप से रिवीजन करना है इसका। तो गो डाउन इन फ्लेम्स, जो हमारा नेक्स्ट इडियम है वो है गो डाउन इन फ्लेम्स। तो गो डाउन इन फ्लेम्स का मीनिंग क्या होगा? तो गो डाउन इन फ्लेम्स का मीनिंग होगा टू फेल स्पेक्टिकुलरली। तो गो डाउन इन फ्लेम्स का मीनिंग क्या होगा? तो गो डाउन फ्लेम इन फ्लेम्स का मीनिंग होगा टू फेल स्पेक्टिकुलरली। तो जो इसका एग्जाम्पल है वो ये है कि द प्रोजेक्ट वेंट डाउन इन फ्लेम्स आफ्टर द टीम मिस्ड ऑल देयर डेडलाइंस। टू फेल स्पेक्टिकुलरली का मीनिंग है कि कोई पूरी तरीके से फेल हो जाना। तो गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब कि कोई काम है जो पूरी तरीके से फेल हो गया। तो गो डाउन इन फ्लेम्स का मीनिंग हो गया टू फेल स्पेक्टिकुलरली। तो गो डाउन इन फ्लेम्स का मीनिंग हो गया टू फेल स्पेक्टिकुलरली। तो गो डाउन इन फ्लेम्स का मीनिंग हो गया टू फेल स्पेक्टिकुलरली। तो गो डाउन इन फ्लेम्स का मीनिंग क्या हो गया? टू फेल स्पेक्टिकुलरली। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है स्टैंड बाय समवन, यानी किसी के सहारे से खड़ा होना। स्टैंड बाय समवन, तो स्टैंड बाय समवन का जो मीनिंग है वो है सपोर्ट इन डिफ स्टैंड बाय समवन का मीनिंग हो गया किसी के सहारे से खड़ा होना या खड़ा रहना। तो सपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो स्टैंड बाय समवन का मीनिंग हो गया सपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो जो स्टैंड बाय समवन है उसका मीनिंग हो गया सपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। स्टैंड बाय समवन है इसका मीनिंग हो गया सपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। स्टैंड बाय समवन का मीनिंग हो गया सपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। स्टैंड बाय समवन का मीनिंग हो गया सपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। स्टैंड बाय समवन का मीनिंग हो गया सपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। स्टैंड बाय समवन का मीनिंग हो गया सपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। स्टैंड बाय समवन का मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया सपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मीनिंग हो गया जैसे कि कोई शाही खून हो, जैसे होता है ना, जैसे कि इसका राष्ट्र रॉयल ब्लड है, वैसे ब्लू ब्लड का मीनिंग हो गया एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज, यानी जो एरिस्टोक्रेटिक खानदान हो गया वो हो गया वो वंशावली हो गई लीनिएज, यानी जो एरिस्टोक्रेटिक वंश से कोई हो तो उसको ब्लू ब्लड बोलेंगे हम। तो ब्लू ब्लड का मीनिंग क्या हो गया? ब्लू ब्लड का मीनिंग हो गया एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज। तो जो ब्लू ब्लड इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज। ब्लू ब्लड का मीनिंग हो गया एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज। ब्लू ब्लड का मीनिंग क्या हो गया? एरिस्टोक्रेसी और एरिस्टोक्रेटिक। ब्लू ब्लड का मीनिंग हो गया एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज। ब्लू ब्लड का मीनिंग क्या हो गया? ब्लू ब्लड का मीनिंग हो गया एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है हमारा, वो थोड़ा फनी ईडीएम भी है, जैसे कि एन एलिफेंट इन द रूम। तो एन एलिफेंट इन द रूम, वैसे डायरेक्टली इसका अर्थ देखे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि एलिफेंट है वो कभी भी रूम में नहीं आ सकता। लेकिन इसका जो ईडीएम है ये, तो इसका मीनिंग डेफिनेटली निकलता है। एन एलिफेंट इन द रूम का मीनिंग हो गया कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में बोलना जरूरी है या जो रियल प्रॉब्लम है। तो एलिफेंट इन द रूम का मीनिंग क्या हो गया? एलिफेंट इन द रूम का मीनिंग हो गया देयर इज एन ऑब्वियस प्रॉब्लम। एन एलिफेंट इन द रूम का मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया देयर इज एन ऑब्वियस प्रॉब्लम। एन एलिफेंट इन द रूम का मीनिंग हो गया देयर इज एन ऑब्वियस प्रॉब्लम। एन एलिफेंट इन द रूम का मीनिंग हो गया देयर इज एन ऑब्वियस प्रॉब्लम। एन एलिफेंट इन द रूम का मीनिंग हो गया देयर इज एन ऑब्वियस प्रॉब्लम। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है ये तो कॉमनली यूज्ड ईडीएम है और ये तो लगभग सबको आता भी होगा, जैसे कि डाउन टू अर्थ। तो डाउन टू अर्थ का मीनिंग होता है कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल हो, यानी जो ऐसे हवा में बातें ना करता हो, जो वास्तविक और संभावी बातें करता हो या प्रैक्टिकल बातें करता हो कि जो पॉसिबल हो। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो ऐसे हवा में बातें करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो कर कुछ भी नहीं पाते, कि वो डाउन टू अर्थ नहीं होते।
लेकिन जो डाउन टू अर्थ होता है उसका मीनिंग होता है रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। तो डाउन टू अर्थ का मीनिंग हो गया रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। तो जो डाउन टू अर्थ इसका मीनिंग हो गया रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। तो जो डाउन टू अर्थ इसका मीनिंग हो गया रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। डाउन टू अर्थ का मीनिंग हो गया रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। तो अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है टू टेक ए रेन चेक। तो टू टेक रेन चेक का मीनिंग क्या होगा? टू टेक रेन चेक का मीनिंग होगा टू पोलाइटली डिक्लाइन विद द implication that they may come at a later date. To politely decline with the implication that they may come at a later date. तो जो टू टेक ए रैन चेक है इसका मीनिंग क्या होगा? तो जो ये है ईडियम हमारा टू टेक रैन चेक इसका मीनिंग होगा टू पोलाइटली डिक्लाइन, यानी किसी को पोलाइटली मना करना, विद द इम्प्लीकेशन दैट दे मे कम एट ए लेटर डेट, यानी किसी को टू चेक ए रेंट ओ टू टेक ए रेंट चेक का मीनिंग हो गया किसी को पोलाइटली मना करना और बाद में फ्यूचर डेट में आने के लिए बोलना। कि टू टेक ए रेंट चेक का मीनिंग हो गया किसी को पोलाइटली मना करना और किसी फ्यूचर डेट में आने के ओ फ्यूचर डेट के लिए बोलना, फ्यूचर डेट में आने के लिए बोलना। तो जो टू टेक ए रेंट चेक का मीनिंग हो गया टू पोलाइटली डिक्लाइन विद द इम्प्लीकेशन दैट दे मे कम एट ए लेटर इन फ्यूचर लेटर डेट। तो जो नेक्स्ट ईडियम है तो जो नेक्स्ट ईडियम हमारा वो है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट मैक। तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो जो नेक्स्ट ईडियम है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट मैक, तो ये हमारा ईडियम है। तो इसका मीनिंग होगा कि हमें जो हथौड़ा है वो गर्म लोहे पे मारना है, यानी हम किसी अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी हो उसको इमिडिएटली यूज कर पाए। जैसे कि मान लो कि जो आयरन होता है वो उसको गर्म करते हैं तो वो इस कंडीशन में आ जाता है कि जिसको हम जैसे हथौड़ा मार के उसको जैसी शेप में देना चाहेंगे वैसी शेप हम उसको दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट मैक, यानी जब लोहा गर्म होता है तभी हमें उसको थोड़ा मारना चाहिए। ये तो सभी का कॉमनली यूज्ड इडियम है। तो इसका मीनिंग हो गया यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली। तो स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट मैक इसका मीनिंग हो गया यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली। तो जो स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट मैक है इसका मीनिंग हो गया यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली का मीनिंग हो गया, और स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट मैक का मीनिंग हो गया यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली। तो जो हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते जो कि है सॉल्यूशन नंबर 84। वो किस सॉल्यूशन नंबर 14 है। तो जो सॉल्यूशन नंबर 14 है वो है हिज हार्ट इज इन द राइट पैलेस, यानी कि जो किसी का हार्ट है वो राइट पैलेस में है, यानी कोई सिचुएशन ऐसी है कि वो सही सिचुएशन है या अच्छी सिचुएशन है किसी के लिए। तो समवन हर्ट इन द राइट प्लेस का मीनिंग क्या होगा? समवन हर्ट इन द राइट प्लेस का मीनिंग है गुड नेचर, यानी जो अच्छे नेचर का व्यक्ति हो।
तो हिज हर्ट इन द राइट प्लेस का मीनिंग क्या होगा? हिज हर्ट इन द राइट प्लेस का मीनिंग होगा गुड नेचर्ड, यानी जिसका नेचर अच्छा है। तो हिज हर्ट इन द राइट प्लेस का मीनिंग होगा गुड नेचर्ड। हिज हर्ट इन द राइट प्लेस का मीनिंग होगा गुड नेचर्ड। हिज हर्ट इन द राइट प्लेस का मीनिंग होगा गुड नेचर्ड। हिज हर्ट इन द राइट प्लेस का मीनिंग होगा गुड नेचर्ड। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट ईडीएम है हमारा, वो क्या है। जो क्वेश्चन है ये सीपीओ में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो अप इन ए क्रीक विदाउट ए पेडल, तो जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है अप इन ए क्रीक विदाउट ए पेडल। तो अप इन ए क्रीक विदाउट ए पेडल का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद नो क्लियर वे आउट, यानी कोई बंदा है वो क्रीक में है और उसके पास कोई सिचुएशन पेडल नहीं है कि वहां से बाहर निकलने का। तो जो इसका मीनिंग है वो है इन a difficult situation with no clear way out। तो अप इन ए क्रीक विदाउट ए पेडल का मीनिंग क्या है? तो अप इन ए क्रीक विदाउट पेडल का मीनिंग है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद नो क्लियर वे आउट। अप इन ए क्रीक विदाउट ए पेडल का मीनिंग है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद नो क्लियर वे आउट। अप इन ए क्रीक का मीनिंग है अप इन ए क्रीक विदाउट ए पेडल का मीनिंग है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद नो क्लियर वे आउट। अप इन ए क्रीक विदाउट ए पेडल का मीनिंग है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद नो क्लियर वे आउट। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो हमारा जो तो वो है, तो ये तो हमारा रिपीट हो चुका है। जैसे कि पहले हमने जो सीजीएल वाले जो क्वेश्चन देख चुके हैं उसमें ये ईडीएम आ चुका है जिसका मीनिंग है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो इसका मीनिंग हो गया कि किसी पर्सन ने ऐसा कोई भी स्टोन नहीं छोड़ा है जिसको वो टर्न नहीं किया है, यानी कि उसने किसी चीज को हर पॉसिबल कोशिश कर ली है किसी काम की। तो टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, तो जो इडियम है वो है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी उसने सारे स्टोन्स को घुमा दिया, ऐसा कोई भी स्टोन नहीं बचा है जो उसने नहीं घुमाया है, या ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है कि जो उसने नहीं किया। उसने सारे ऑप्शंस जितने भी वो सारे करके देख लिए। तो टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड एंड टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, यानी उसने टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, यानी उसने किसी चीज को पाने के लिए जितने भी पॉसिबल वेज थे वो सारे कर लिए हैं। तो जो नेक्स्ट ईडीएम है हमारा वो है बिल्डिंग कैसल इन द एयर। बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, तो इसका मीनिंग हो गया थिंकिंग ऑफ सम इम्पॉसिबल टास्क, यानी जो कैसल्स है वो कोई बंदा हवा में कैसल्स बना रहा हो। तो इसका मीनिंग हो गया कि थिंकिंग ऑफ सम इम्पॉसिबल टास्क। बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर का मीनिंग हो गया थिंकिंग ऑफ सम इम्पॉसिबल टास्क। बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर का मीनिंग हो गया थिंकिंग ऑफ सम इम्पॉसिबल टास्क। बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर का मीनिंग हो गया थिंकिंग ऑफ सम इम्पॉसिबल टास्क। बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर का मीनिंग हो गया थिंकिंग ऑफ सम इम्पॉसिबल टास्क। बिल्डिंग कैसल इन द एयर का मीनिंग हो गया थिंकिंग ऑफ सम इम्पॉसिबल टास्क। बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर का मीनिंग हो गया थिंकिंग ऑफ सम इम्पॉसिबल टास्क। तो जो नेक्स्ट इडियम है वो है बाउल द चेरीज। तो बाउल द चेरीज का मीनिंग क्या हो गया? बाउल द चेरीज का मीनिंग हो गया वंडरफुल एंड प्लीजेंट। तो जो नेक्स्ट इडियम है वो है बाउल द चेरीज। तो बाउल द चेरीज का मीनिंग क्या हो गया? बाउल द चेरीज का मीनिंग हो गया बाउल द चेरीज का मीनिंग हो गया वंडरफुल एंड प्लीजेंट। तो जो बाउल द चेरीज है इसका मीनिंग क्या हो गया? बाउल द चेरीज का मीनिंग हो गया वंडरफुल एंड प्लीजेंट। बाउल द चेरीज का मीनिंग हो गया वंडरफुल एंड प्लीजेंट। बाउल द चेरीज का मीनिंग हो गया वंडरफुल एंड प्लीजेंट। बाउल ऑफ चेरीज का मीनिंग हो गया वंडरफुल एंड प्लीजेंट। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है बीट अराउंड द बस। ये बीट अराउंड द बस बसेज। बीट अराउंड द बस का मीनिंग हो गया
कि टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, यानी हम किसी चीज के आसपास में अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, बाकी उसके आसपास की सारी बातें कर रहे हैं। तो बीट अराउंड द बुश का मीनिंग हो गया टू अवॉइड टेकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो बीट अराउंड द बस बुश है, इसका मीनिंग हो गया टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो बीट अराउंड द बुश का मीनिंग हो गया टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो बीट अराउंड द बुश का मीनिंग हो गया टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो बीट अराउंड द बुश का मीनिंग हो गया टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो बीट अराउंड द बुश का मीनिंग हो गया टू अवॉइड टॉकिंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट ईडीएम है वो है ए स्लेप ऑन द रिस्ट, यानी जो रिस्ट है उस पे एक स्लेप मारना या वेरी माइल्ड पनिशमेंट। ए स्लेप ऑन द रिस्ट का मीनिंग क्या होगा? ए स्लेप ऑन द रिस्ट का मीनिंग होगा ए वेरी माइल्ड पनिशमेंट या बहुत छोटी पनिशमेंट किसी के लिए। ए स्लेप ऑन द रिस्ट का मीनिंग हो गया ए वेरी माइल्ड पनिशमेंट। ए स्लेप ऑन द रिस्ट का मीनिंग हो गया ए वेरी माइल्ड पनिशमेंट। ए स्लेप ऑन द रिस्ट का मीनिंग हो गया ए वेरी माइल्ड पनिशमेंट। ए स्लेप ऑन द रिस्ट का मीनिंग हो गया यानी कलाई पे थप्पड़ मारना, इसका मीनिंग हो गया ए वेरी माइल्ड पनिशमेंट। जो नेक्स्ट इडियम है वो है नर्वस ऑफ स्टील, नर्व्स ऑफ स्टील, यानी किसी की जो नर्व्स है वो स्टील की है। तो इसका मीनिंग हो गया कि वो एब्सेंस, वो जो फियर और एंग्जाइटी से जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं हो, यानी जिसकी जो नर्व्स है वो स्टील की बनी हुई है। तो इसका मीनिंग हो गया कि वो फियर और एंग्जाइटी जिसके अंदर प्रेजेंट ना हो। तो नर्व्स ऑफ स्टील का मीनिंग हो गया एन एब्सेंस ऑफ फियर और एंग्जाइटी, यानी जिसको डर और एंग्जाइटी नहीं हो। तो नर्व्स ऑफ स्टील का मीनिंग हो गया एन एब्सेंस ऑफ फियर और एंग्जाइटी। नर्व्स ऑफ स्टील का मीनिंग हो गया एन एब्सेंस ऑफ फियर और एंग्जाइटी। तो नर्व्स ऑफ स्टील का मीनिंग हो गया एन एब्सेंस ऑफ फियर और एंग्जाइटी। तो अब जो नेक्स्ट ईडीएम है उसको देखे तो वो है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, कि मान इसका जो ईडीएम बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, कि हमारे पास में दो सिचुएशन है जिसमें एक में तो डेविल है और एक में है डीप ब्लू सी। तो हमें उन दोनों में से एक चीज को चुनना है। तो जिसका आंसर वो हो गया टू बी इन डायलेमा टू चूज, यानी उसको चूज करने में दिक्कत हो रही है कि मुझे कौन सा ऑप्शन इनमें से चुनना चाहिए, डेविल को चुनना चाहिए या डीप ब्लू सी को चुनना चाहिए। तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी का मीनिंग हो गया टू बी इन डायलेमा टू चूज, यानी किसी को चूज करने में डायलेमा है कि उसको किस चीज को चुनना चाहिए। टू बी डायलेमा टू चूज बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू का मीनिंग हो गया टू बी इन डायलेमा टू चूज बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी का मीनिंग हो गया टू बी इन डायलेमा टू चूज। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है हैव योर हेड इन क्लाउड्स, हैव योर हेड्स। तो इस सेंटेंस में तो वो है हेड इन द क्लाउड्स, हेड इन द क्लाउड्स, हैव योर हेड इन द क्लाउड्स, इसका मीनिंग हो गया इन नॉट पेइंग अटेंशन, यानी किसी चीज में ध्यान न देना। तो हैव योर हेड इन द क्लाउड या हेड इन द क्लाउड्स का मीनिंग होगा हो गया नॉट पेइंग अटेंशन। तो हेड इन द क्लाउड्स का मीनिंग हो गया नॉट पेइंग अटेंशन। तो हेड इन द क्लाउड्स का मीनिंग हो गया नॉट पेइंग अटेंशन। हेड इन द क्लाउड्स का मीनिंग हो गया नॉट पेइंग अटेंशन। हेड इन द क्लाउड्स का मीनिंग हो गया नॉट पेइंग अटेंशन। हेड इन द क्लाउड्स का मीनिंग क्या हो गया कि उसका कोई ध्यान नहीं है, उसका जो माइंड है वो क्लाउड्स में खोया हुआ है। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है टाइटन इज बेल्ट। तो टाइटन इज बेल्ट का मीनिंग हो गया टू स्पेंड लेस एंड लिव मोर केयरफुली,
तो टाइटन इज बेल्ट का मीनिंग हो गया टू स्पेंड लेस एंड लिव मोर केयरफुली। टाइटन इज बेल्ट का मीनिंग हो गया टू स्पेंड लेस एंड लिव मोर केयरफुली। टाइटन इज बेल्ट का मीनिंग हो गया टू लिव टू स्पेंड लेस एंड लिव मोर केयरफुली। टाइटन इज बेल्ट का मीनिंग हो गया टू स्पेंड लेस एंड लिव मोर केयरफुली। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है ए बर्ड्स आई व्यू, यानी किसी पक्षी की आंख का व्यू है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? ए बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग हो गया ए क्लियर इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ए बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग हो गया ए क्लियर इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ए बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग हो गया ए क्लियर इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ए बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग हो गया ए क्लियर इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ए बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग हो गया ए क्लियर इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ए बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग हो गया ए क्लियर इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ए बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग हो गया ए क्लियर इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ए बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग हो गया ए क्लियर इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। तो ये जो हमारे आज के क्वेश्चन है 25, तो ये हमने इनके सॉल्यूशन देख चुके हैं। अब इनके क्वेश्चंस देखते हैं। तो जो ईडीएम्स है हमारे, एक बार इनका रिकॉल कर लेते हैं। तो टेक ए रेन चेक, तो इसका मीनिंग हो गया टू पोलाइटली डिक्लाइन विद द इम्प्लीकेशन दैट दे में कम एट लेटर डेट। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग हो गया रैपिडली। ह्यूमन सर्विसेज का मीनिंग हो गया एक्सेलेंट वर्क डन। थिन आइस का मीनिंग हो गया कि इन कंट्रोवर्स डूइंग समथिंग रिस्की। स्केटिंग ऑन थिन आइस का मीनिंग हो गया डूइंग समथिंग रिस्की। स्केटिंग ऑन थिन आइस का मीनिंग क्या हो गया? डूइंग समथिंग ऑन रिस्की। बीन सेवंथ का मीनिंग हो गया वेरी हैप्पी। बीन टाइट कॉर्नर का मीनिंग हो गया डिफिकल्ट सिचुएशन। एट द ड्रॉप ऑफ हेड का मीनिंग हो गया इमीडिएटली। गो डाउन इन फ्लेम्स का मीनिंग हो गया टू फेल स्पेक्टुलरली। स्टैंड बाय समवन का मीनिंग हो गया सपोर्ट इन डिफिकल्टीज टाइम। ब्लू ब्लड का मीनिंग हो गया एरिस्टोक्रेटिक लीनेज। तो अब जो हमारे क्वेश्चंस देखते हैं और जो आप अपना आंसर है वो कमेंट में लिख सकते हो कि जब तक हम क्वेश्चन देखते हैं तब तक। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सीपीओ 2024 का टीयर 1 का, तो ये है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स है, इसका मीनिंग क्या होगा? तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स है, इसका मीनिंग होगा अननोविंगली, इसका मीनिंग नहीं होगा। नॉर्मली इसका मीनिंग नहीं होगा। स्लोली इसका मीनिंग नहीं होगा। जो आप अपना आंसर हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो जो नेक्स्ट इडियम है वो है ह्यूमन सर्विसेज। तो जो ह्यूमन सर्विसेज है, इसका मीनिंग क्या होगा? तो नेक्स्ट इडियम है हमारा ह्यूमन सर्विसेज। जो फर्स्ट था वो था बाय लीव्स एंड बाउंड्स। तो ह्यूमन सर्विसेज का मीनिंग होगा प्रूडेंटल सर्विसेज नहीं होगा। वर्किंग अंडर ए क्रूअल मास्टर नहीं होगा। ए थैंकलेस एंड टेडियस जॉब नहीं होगा। तो अब तक आपने अपना आंसर कमेंट में लिख दिया होगा। तो बाय लीव्स एंड बाउंड्स का मीनिंग है रैपिडली। तो बाय लीव्स एंड बाउंड्स का मीनिंग क्या है? बाय लीव्स एंड बाउंड्स का मीनिंग है रैपिडली। तो जो बाय लीव्स एंड बाउंड्स इसका मीनिंग क्या है? बाय लीव्स एंड बाउंड्स का मीनिंग है रैपिडली। अब जो नेक्स्ट ईडियम है ह्यूमन सर्विसेज, इसका मीनिंग है एक्सीलेंट वर्क डन। ह्यूमन सर्विसेज का मीनिंग है एक्सीलेंट वर्क डन। ह्यूमन सर्विसेज का मीनिंग है एक्सीलेंट वर्क डन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्केटिंग ऑन थिन आइस। तो जो स्केटिंग ऑन थिन आइस का मीनिंग क्या हो गया कि थिन आइस के ऊपर स्केटिंग कर रहा, मतलब कोई रिस्की काम कर रहा है। जो नेक्स्ट इडियम है वो है बी इन सेवंथ हेवन।
तो बी इन सेवंथ हेवन का मीनिंग क्या होगा? तो जो बी इन सेवंथ हेवन है, इसका मीनिंग होगा कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस हो, कोई बहुत ज्यादा खुश हो, तो वो इसका मीनिंग होगा टू बी इन ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। स्केटिंग ऑन थिन आइस, स्केटिंग ऑन थिन आइस का मीनिंग हो गया, तो जो इसका आंसर है तो ही वाज ऑन थिन आइस आफ्टर मेकिंग ए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। एंड स्केटिंग ऑन आइस, थिन आइस का मीनिंग हो गया इन रिस्की सिचुएशन, कि उसने जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद में जो है वो रिस्क की सिचुएशन में आ गया है, तो जिसका आंसर वो है ए। तो स्केटिंग ऑन थिन आइस का मीनिंग हो गया इन रिस्की सिचुएशन, यानी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद में वो रिस्की सिचुएशन में आ गया है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, तो जो हमारा क्वेश्चन है इसमें सॉल्यूशन दे रखा है ईडीएम का, जो कि है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ये ईडीएम का सॉल्यूशन है। और हमें जो ईडीएम है वो फाइंड आउट करना है कि ईडीएम क्या है। तो जो इन ए टाइट कॉर्नर गिव ए कोल्ड शोल्डर, वो ईडीएम नहीं है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मीनिंग होता है सडन। पुल द लास्ट स्ट्रॉ, इसका मीनिंग होता है कि हमारे पास कोई लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन बची हो करने के लिए, वो होती है। गिव ए कोल्ड शोल्डर का मीनिंग होता है कि किसी को सपोर्ट देना या उससे रिलेटेड कुछ। बी इन टाइट कॉर्नर, तो जिसका राइट आंसर होगा इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इसका मीनिंग होता है बी इन ए टाइट कॉर्नर, बी इन ए टाइट कॉर्नर। तो जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है एट द ड्रॉप ऑफ हेट, यानी हेट, एट द ड्रॉप ऑफ हेट का मीनिंग हो गया तो एट द ड्रॉप ऑफ हेट का मीनिंग हो गया इमीडिएटली, यानी कोई चीज कॉन्जिक्यूटली नहीं होगी, सर्टेनली नहीं होगी, इवेंचुअली नहीं होगी। तो एट द ड्रॉप ऑफ हेड का मीनिंग होगा इमिडिएटली। तो आप जो अपना आंसर वो कमेंट में राइट कर सकते हो। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, और वो है गो डाउन इन फ्लेम्स। तो गो डाउन इन फ्लेम्स का मीनिंग आप कमेंट में राइट करिए, तब तक हम इसके ऑप्शंस देखते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम इन द गिवन सिचुएशन, आई विल ऑलवेज स्टैंड अप बाय माय फ्रेंड। तो स्टैंड अप फॉर समवन जो हमारा नेक्स्ट मीनिंग है, तो इसमें मीनिंग दे रखा है और इसमें ईडीएम दे रखा है डायरेक्ट। तो इसमें हमारा ईडीएम दे रखा है तो ये भी, इसमें भी हमारा जो है वो ईडीएम ही दे रखा है। तो गो डाउन इन फ्लेम्स का मीनिंग क्या होगा? तो गो डाउन इन फ्लेम्स का मीनिंग होगा टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। तो गो डाउन इन फ्लेम्स का मीनिंग टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली नहीं होगा, टू क्रेश एंड बर्न नहीं होगा, टू बर्न डाउन कंप्लीटली नहीं होगा। तो जो गो डाउन इन फ्लेम्स है इसका मीनिंग होगा टू फेल स्पेक्टिकुलरली। तो गो डाउन इन फ्लेम्स का मीनिंग हो गया टू फेल स्पेक्टिकुलरली। तो जो नेक्स्ट इडियम हमारा स्टैंड बाय माय फ्रेंड, स्टैंड बाय समवन है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया बी इन ए क्यू नहीं होगा, वर्क टुगेदर नहीं होगा, स्टैंड नेक्स्ट टू नहीं होगा।
तो स्टैंड बाय समवन इसका मीनिंग हो गया सपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो स्टैंड बाय माय फ्रेंड, वो स्टैंड बाय समवन यानी किसी के लिए खड़ा होने का मीनिंग हो गया सपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो सपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अब जो नेक्स्ट ईडियम है वो है हमारा ब्लू ब्लड। तो जो नेक्स्ट ईडियम है वो है ब्लू ब्लड। तो जो ओनली दूज हैविंग ब्लू ब्लड कैन डिथ्रोन टू इविल आउटग्रेड एंड रिस्टोर इक्विलिब्रियम। यानी जो इस जिनका एरिस्टोक्रेटिक ब्लड है या लीनिएज है, वही एविल ऑटोक्रेट्स को यानी जो बुरे रूलर है उनको डिथ्रोन यानी उनको वो अपने थ्रोन से उठा के वहां पे इक्विलिब्रियम यानी सामंजस्य बैठा सकते हैं। तो ब्लू ब्लड का मीनिंग क्या होगा? तो जो नेक्स्ट ईडियम है, तो ब्लू ब्लड का मीनिंग बेटर रिलेशंस नहीं होगा, विजिलेंट नेचर नहीं होगा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होगा। तो जो आप अपना आंसर है वो कमेंट में लिख सकते हो। इग्नोरिंग हिज फादर्स वार्निंग ही सेड एन एलिफेंट इन द रूम। एन एलिफेंट इन द रूम हमारा नेक्स्ट ईडियम है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग होगा कि जहाँ पे कोई रियल प्रॉब्लम हो। तो समवन बिगिंस टू सस्पेक्ट नहीं होगा। द एलिफेंट गोट स्टक इन द रूम नहीं होगा। समवन हाइडिंग इन द रूम नहीं होगा। तो जो एन एलिफेंट इन द रूम इसका मीनिंग होगा देयर इज एन ऑब्वियस प्रॉब्लम। एन एलिफेंट इन द रूम का मीनिंग है देयर इज एन ऑब्वियस प्रॉब्लम। तो ब्लू ब्लड का मीनिंग हो गया एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज। तो ब्लू ब्लड इसका मीनिंग हो गया एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज। तो ब्लू ब्लड का मीनिंग हो गया एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज। तो ब्लू ब्लड का मीनिंग हो गया एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज। तो जो ब्लू ब्लड है इसका मीनिंग हो गया एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज। जो ब्लू ब्लड है इसका मीनिंग हो गया एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज। तो जो ब्लू ब्लड है इसका मीनिंग हो गया एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 11। द प्लेयर्स लाइक द कोच बिकॉज ही इज हॉनेस्ट रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। तो जो नेक्स्ट ईडियम है उसका मीनिंग दे रखा है। तो नीचे हमारे को क्वेश्चन में उसका ईडीएम का मीनिंग दे रखा है और नीचे उसके ईडीएम दे रखा है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ईडीएम का मीनिंग दे रखा है जो कि है ऑनेस्ट रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल है, यानी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल इन डीलिंग विद देम। तो जो रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल है इसका मीनिंग क्या होगा? तो जो हमारा क्वेश्चन ये है कि द प्लेयर लाइक द कोच, यानी जो प्लेयर्स है वो कोच के जैसे, बिकॉज जो कोच है वो हॉनेस्ट है, रियलिस्टिक है एंड प्रैक्टिकल है इन डीलिंग विद देम। तो जो रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल इसका मीनिंग क्या होगा? तो जो रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल इसका ईडीएम होगा डाउन टू अर्थ। तो जो रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल इसका मीनिंग हो गया डाउन टू अर्थ। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं कि हमारा ईडीएम या ईडीएम का आंसर दे रखा है क्या है। तो आई इनवाइटेड देम टू माई एनिवर्सरी डिनर but they had other plans, so they decided to politely decline with the implication that they may come at a later date। यानी जो हमारा नेक्स्ट ईडीएम है उसमें भी ईडीएम का मीनिंग दे रखा है जो कि है टू पोलाइटली डिक्लाइन with the implication that they may come at a later date। तो जो इसका मीनिंग है, इसका ईडीएम है वो है टू टेक ए रेन चेक, यानी किसी को पोलाइटली मना करना कि हम और किसी डेट को आ जाएंगे। टू टेक ए रेन चेक का मीनिंग हो गया टू पोलाइटली डिक्लाइन विद द इम्प्लीकेशन ऑन दे मे कम एट ए लेटर डेट। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसको देखे तो वो है क्वेश्चन नंबर 13। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें
जो देखते हैं कि उसमें ईडीएम है वो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, तो ईडीएम है बीट अराउंड द बुश। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक ए नेम ऑफ योर सेल्फ, बीट अराउंड द बस। तो बीट अराउंड द बुश का मीनिंग हो गया कि नॉट टॉकिंग अबाउट रियल प्रॉब्लम। तो जो ये क्वेश्चन है, तो इसमें जो इसके ऑप्शन है, ये इसके ऑप्शन शायद गलत है, तो ये क्वेश्चन छोड़ दो, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट विथ हिज स्टूडेंट्स बट गुड नेचर्ड। तो जो गुड नेचर्ड है ये किसी ईडीएम का मीनिंग है। तो जो ईड के तो ये जो गुड नेचर्ड है ये कौन से ईडीएम का मीनिंग है? तो जो गुड नेचर्ड है ये मीनिंग है हमारे हिज हर्ट इन द राइट प्लेस। जो ईडीएम है हिज हर्ट इन द राइट प्लेस, जो ईडीएम है इसका मीनिंग है गुड नेचर्ड। हिज हर्ट इन द राइट प्लेस का मीनिंग हो गया गुड नेचर्ड। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये है व्हेन आई वेंट टू इजिप्ट एंड लॉस्ट माय वॉलेट एंड पासपोर्ट आई वाज। कि वो जब इजिप्ट गया था तो ऐसी सिचुएशन में फंस गया था कि उसका लॉस्ट वॉलेट और पासपोर्ट खो गया था। तो इस वजह से वो ऐसी सिचुएशन में फंस गया था कि वहां से ना तो निकल पा रहा था, ना निकलने का कोई रास्ता दिख रहा था उसको। तो जो इससे रिलेटेड जो ईडीएम है वो रोलिंग माई स्लीव्स, रोलिंग अप माई स्लीव्स नहीं है। वर्किंग माई फिगर्स टू द बोन नहीं है। पुटिंग माई नोज टू द ग्रैंड स्टोन नहीं है। तो जो उससे रिलेटेड मीनिंग है वो है अप इन ए क्रीक विदाउट ए पेडल। यानी ऐसी सिचुएशन में फंसना कि जहाँ से निकलने का भी कोई तरीका ना हो। तो जो अब नेक्स्ट ईडीएम है वो है टू लीव नो स्टोन अनटर्न। यानी टू लीव नो स्टोन अनटर्न का मीनिंग है टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग। यानी उसने किसी चीज को पाने के लिए ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसा कोई काम नहीं बचा जो उसने नहीं किया हो। तो टू लीव नो स्टोन अनटर्न का मीनिंग हो गया कि ट्राई एवरीथिंग एवरी पॉसिबल वे, टू ट्राई एवरीथिंग एवरी पॉसिबल वे टू अचीव समथिंग, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग। अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है जॉन वाज ऑलवेज स्पेस यहाँ पे अबाउट बिकमिंग ए मिलियनर विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क। यानी कि जो ईटिंग लाइक ए हॉर्स इसका मीनिंग नहीं होगा। यानी जो जॉन है वो ऐसे इमेजिनरी काल्पनिक दुनिया में रहता है कि ऐसे ही अपने विचार ख्याल बनाते रहता है कि मैं मिलियनर बनूंगा, लेकिन वो कोई हार्ड वर्क नहीं करता है। तो ईटिंग लाइक ए हॉर्स इसका मीनिंग नहीं होगा। हैविंग एन एस अप हिज स्लीव्स नहीं होगा। स्टॉर्म इन टीक अप इसका मीनिंग नहीं होगा। तो बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर है, ये यहाँ पे सूट करेगा इस ऑप्शन में, क्योंकि जो बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर का मीनिंग हो गया कि समथिंग इमेजनरी वो इज नॉट रियल थिंग्स अबाउट। यानी कि कोई पर्सन है वो इमेजनरी काल्पनिक चीजें अपने माइंड में बना रहा है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर का मीनिंग ये हो गया है, तो वो यहाँ पे सूट करेगा। तो जो इसका आंसर है वो है बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 18। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो है इट इज क्रिसमस एंड एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल इट मेक्स मी बिलीव दैट लाइफ इज वंडरफुल एंड प्लीजेंट। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ईडीएम का मीनिंग दे रखा है, जो कि है वंडरफुल एंड प्लीजेंट। तो जो वंडरफुल एंड प्लीजेंट है
उसका ईडीएम क्या है? तो जो उसका ईडीएम है वो है लाइफ इज बाउल ऑफ चेरीज। तो वंडरफुल एंड प्लीजेंट का ईडीएम है बाउल ऑफ चेरीज। बाउल ऑफ चेरीज का मीनिंग है वंडरफुल एंड प्लीजेंट। बाउल ऑफ चेरीज का मीनिंग है वंडरफुल एंड प्लीजेंट। तो बाउल ऑफ चेरीज का मीनिंग है वंडरफुल एंड प्लीजेंट। तो अब हम देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें डायरेक्ट ईडीएम दे रखा है और हमें बस उसका आंसर निकालना है। तो जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है बीट अराउंड द बुश। यानी बीट अराउंड द बुश का मीनिंग होगा टू टॉक समथिंग, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। यानी कि ये मैं बोला था ना कि जो पहले जो क्वेश्चंस था वहां पे वो मिस्टेक हो गई थी कि उसके ऑप्शंस वो क्वेश्चन वहां पे गलत डल गया था, जो कि था हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये। तो बीट अराउंड द बुश है इसका मीनिंग इन चारों ऑप्शंस में से। हाँ, तो जो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो जो बीट अराउंड द बुश ये यहाँ पे रॉन्ग था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो ये ईडीएम यहाँ पे नहीं होगा यूज। तो जो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो हमारा आंसर दे रखा है वो ये दे रखा है कि तो जो ये सेंटेंस था यहाँ पे बीट अराउंड द बस ये यहाँ पे रॉन्ग था। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो ये है इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ। यानी किसी अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम पे एक्सेप्ट करना। इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ। तो जो इसका मीनिंग होगा, इसका ईडीएम होगा स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। तो स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट है, ये हमारा ईडीएम हो गया, जिसका मीनिंग हो गया टेक दिस अपॉर्चुनिटी इट इज फॉर योर सेल्फ। यानी किसी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने का राइट प्लेस। यानी जो जब लोहा जब गर्म होता है उसी पे थोड़ा मारा जाता है कि जब अपॉर्चुनिटी की सिचुएशन अच्छी हो तो तब हम जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो ये हमारा बीट अराउंड द बुश तो इसका मीनिंग हो गया अवॉइड टॉकिंग अबाउट द रियल इश्यू। यानी कि जो रियल बात हो उसके बारे में तो हम बात ना कर रहे हो, उसके आसपास की सारी बातें कर रहे हो। तो टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, तो ये हो गया बीट अराउंड द बुश का मीनिंग। अब जो नेक्स्ट ईडियम है वो है वी नीड टू मेक श्योर दैट criminals like these gets more from the authorities than we need to make sure that criminals like these get more from the authorities than a policeman very mild punishment। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें ईडीएम का आंसर दे रखा है जो कि है अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, और नीचे ऑप्शंस है हमें उसमें से ईडीएम फाइंड आउट करना है। तो टीज ऑफ देयर ओन मेडिसिन नहीं होगा, एन एक्स टू ग्राइंड ये भी नहीं होगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये भी हमारा ईडीएम नहीं होगा। तो जो हमारा ईडीएम होगा वो होगा ए स्लेप ऑन द रिस्ट। ए स्लेप ऑन द रिस्ट का मीनिंग होगा ए वेरी माइल्ड पनिशमेंट। तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसको हम देखें तो उसमें जो डिस्पाइट multiple obstacles she continued with her endeavor demonstrating that she is nervous of steels। तो जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है नर्वस ऑफ स्टील, नर्व्स ऑफ स्टील।
यानी किसी की स्टील की नर्व्स होना, यानी जिसकी जो नर्व्स है वो स्टील की है। यानी कि जो कोई पर्सन है वो जल्दी से फियर और एंग्जाइटी उसको नहीं होती है। तो हैज नर्व्स ऑफ स्टील, इसका मीनिंग हो गया द कैपेसिटी टू मेंटेन कंपोजर व्हेन स्ट्रेस्ड, यानी जब किसी को स्ट्रेस हो तब भी वो कूल एंड काम रह सके, उसको कोई फियर ना हो। यानी उसकी जो नर्व्स है वो स्टील की है। इज नर्व्स ऑफ स्टील का मीनिंग हो गया द कैपेसिटी ऑफ मेंटेनिंग कंपोजर व्हेन द स्ट्रेस्ड। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, वो है इन लाइफ देयर विल बी मेनी सिचुएशंस वेयर यू हैव टू चूज बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। यानी कि जो नेक्स्ट इडियम है वो है टू चूज बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो जो टू चूज बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, इसका मीनिंग होगा टू बी इन डायलेमा, टू चूज, टू बी इन गुड कंडीशन। ओ, टू चूज बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी का जो मीनिंग है वो होगा टू बी इन डायलेमा, टू चूज, यानी जो कोई पर्सन है वो डायलेमा में है, चूज नहीं कर पा रहा है कि उसको क्या चूज करना चाहिए। अब तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है उसमें जो इडियम है वो है हैव योर हेड इन द क्लाउड, यानी किसी का हेड है जो क्लाउड में होना, या कोई पर्सन है जो किसी चीज में अटेंशन नहीं देना। तो जो इसका आंसर है वो है, तो जो इसका जो हमें आंसर है वो ऐसा फाइंड आउट करना है कि उसमें उसका आंसर भी दिखे और उसका सेंटेंस यूज भी हो। जैसे कि ही हैड हिज हेड इन द क्लाउड्स ड्यूरिंग एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, यानी इम्पोर्टेंट मीटिंग के बीच में जो उसका हेड्स है वो क्लाउड्स में, यानी वो इम्पोर्टेंट मीटिंग में भी अपना अटेंशन नहीं दे पा रहा है। तो हैव योर हेड इन द क्लाउड का मीनिंग हो गया ही हैड हिज हेड इन द क्लाउड्स ड्यूरिंग एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। तो ही हैड हिज हेड्स इन द क्लाउड्स का मीनिंग हो गया ड्यूरिंग एन इम्पोर्टेंट मीटिंग शी हैड हेड इन द क्लाउड्स। तो जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का वो है आफ्टर his business failed he had to reduce spending and adjust to a frugal lifestyle। तो जो सेंट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, तो उसमें जो ये दे रखा है कि उसका बिजनेस फेल हो गया तो उसको अपनी स्पेंडिंग्स कम करना होगा और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा चेंज करना होगा। तो जो इसका ईडीएम है वो है टाइटन हिज बेल्ट, यानी अब उसका बेल्ट टाइट करना, कि रिड्यूस स्पेंडिंग एंड एडजस्ट ए फ्रूगल लाइफ स्टाइल। तो रिड्यूस स्पेंडिंग एंड एडजस्ट ए टू ए फ्रूगल लाइफ स्टाइल। तो जो अब जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ए गूज आइस व्यू, ए गूज आइस व्यूज की जगह पे क्या होगा? तो ये ईडीएम है, इसमें ये ईडीएम है तो इसमें कौन सा वर्ड है जो इसकी जगह पे यूज होगा? गूज की जगह पे यूज होगा, तो इसकी जगह पे यूज होगा फूल्स नहीं होगा, डॉग्स नहीं होगा और नेट्स नहीं होगा। तो जिसका राइट आंसर होगा वो ईडीएम बनता है हमारे ए बर्ड्स आई व्यू। तो ये बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग होता है ए क्लियर सीन ऑफ समथिंग, ये ए क्लियर इमेज ऑफ समथिंग। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस। ए बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग होता है क्लियर इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। तो यहीं पे एंड करते हैं आज हम आज की क्लास को। तो ये थी हमारी क्लास सीपीओ के पीवाईक्यू की।
तो जो सीपीयू की पीवाईक्यू की क्लास थी, तो ये था उसका पार्ट वन, जिसमें क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के ईडीएम थे। और ये लगभग 24th के या इसके ईडीएम्स थे। तो इनको देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमें कैसे उनको प्रिपेयर करना है। तो जो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, वो होने वाली है पार्ट टू ऑफ सीपीओ पीवाईक्यू ईडीएम्स। इसमें क्वेश्चन होंगे 26 से क्वेश्चन नंबर 15, और जो कि है, ये हमारी क्लास है वो, जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो जिसमें ईडियम एंड फ्रेजेस होने वाले हैं। और ये सीपीयू के लिए क्लास है, ये पार्ट टू है, इसमें क्वेश्चन नंबर होंगे 26 टू 15। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि है पार्ट टू। तो आप पीवाई को देखने के लिए हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।